हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। यूपी में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 59 सीटों पर 62.55% वोटिंग हुई। ये 2017 के चुनाव से 2% कम है। तब भाजपा को इन 59 सीटों में 51 पर जीत मिली थी। इस फेज में योगी सरकार के 4 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा से विवादों में आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी सुरक्षा घेरे में वोट डालने पहुंचे। ईडी ने मुंबई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन के एक मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक से ईडी ने सुबह पूछताछ शुरू की थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक ने कहा कि मैं लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। एनसीपी नेता नवाब मलिक को 3 मार्च तक ईडी कस्टडी में भेज दिया गया है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया। ईडी ने उन्हें स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश कर 14 दिन की रिमांड मांगी थी, जिस पर दोनों ही पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने उन्हें कस्टडी में भेजा है। एनसीपी नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद राज्य की सियासत में भूचाल आ गया है। इस बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें एनसीपी ने कहा है कि नवाब मलिक के इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं है। दुर्भावना से कार्रवाई की गई। आज सुबह 10 बजे महात्मा गांधी के पुतले के पास महाविकास अघाड़ी के नेता आंदोलन करेंगे। नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी से आमने सामने नहीं लड़ा जा सकता, इसलिए पीछे से अफजल खानी युद्ध चल रहा है, लेकिन हम लड़ते रहेंगे और जीतेंगे। ईडी द्वारा नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मामले में महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चौहान ने कहा है कि ये बहुत ही निराशाजनक और गलत है। पूरे देश में और महाराष्ट्र में जो दिखाई दे रहा है वो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति इतने नीचे स्तर पर जा चुकी है कि अब एजेंसियां को इस्तेमाल लोगों को फंसाने के लिए किया जा रहा है। मुंबई में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद ईडी कार्यालय के बाहर एनसीपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि नवाब मलिक को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। वहीं स्थिति को देखते हुए काफी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि करोड़ों की अवैध जमीन को अंडरवर्ल्ड के सहारे नवाब मलिक ने अपने नाम पर लिया है। मामले में एक महिला ने अपना बयान भी दिया है। वहीं बीजेपी पूरे मामले में नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग करता है। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में दशकों तक जिन घोर परिवारवादियों की सरकार रही, उन्होंने प्रदेश के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया। इन घोर परिवारवादियों ने यूपी के लोगों को कभी भी खुलकर अवसर ही नहीं दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से पहले की सरकारों ने हमारी बेटियों की जरूरतों और परेशानियों पर बिल्कुल ही आंखें बंद कर दी थी। अगर उनके हृदय में जरा भी दर्द होता तो क्या वो उन मंचलों को खुली छूट देते जो स्कूल से आने जाने वाली हमारी बेटियों को छेड़ते थे। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों में गरीब के लिए भेजा अनाज माफिया के पास पहुंच जाता था। दुकान के सामने कब राशन बांटने की तारीख लिखी और कब राशन खत्म हो गया, एक गरीब को पता ही नहीं चलता था। ये सारे परिवारवादी टोलियां गरीबों का राशन लूटने में शामिल रहते थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के प्रतापगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी और कांग्रेस ने राम जन्मभूमि के विषय को लटकाया, भटकाया और अटकाया था, लेकिन आज ये खुद लटके, अटके और भटके पड़े हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के बहराइच में रैली की। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बहराइच का ये जनसैलाब देखकर बीजेपी के बहुत सारे नेता अदृश्य हो जाएंगे। ऐसा चुनाव पहली बार देखने को मिल रहा है जहां पर जनता चुनाव लड़ रही है। इस बार जब वोट पड़ेंगे तो पता नहीं चलेगा कि भाजपा कहां चली गई। लखनऊ में यूपी की पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख मायावती ने वोट डाला है। इस दौरान मायावती ने कहा कि बसपा को अकेले सभी वर्गों का वोट मिल रहा है। भाजपा सपा जीत का दावा जरूर कर रही है, मगर कहीं ऐसा ना हो कि उनके दावे धरे के धरे रह जाएं। जब नतीजे आएंगे तो बसपा को 2007 की तरह पूर्ण बहुमत मिलेगा। मणिपुर के कांगपोकपी में जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि 45 साल में पहली बार मणिपुर में शांति हुई है। मणिपुर बंद, नाकाबंदी, आतंकवाद और ड्रग के रास्ते से हटकर विकास, शांति और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ मणिपुर में विकास के कई काम किए।
पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बड़ा दावा किया गया। अमित शाह का कहना है कि किसी भी सर्वे में पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अमित शाह ने संकेत दिए हैं कि किसी को बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में 2 से 3 दलों के बीच गठबंधन हो सकता है। देश भर में 10वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन मोड में ही आयोजित होंगी। ऑफलाइन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में सीबीएसई, आईसीएसई और एनआईओएस समेत सभी राज्यों की तरफ से आयोजित की जाने वाली ऑफलाइन यानी कि फिजिकल बोर्ड एग्जाम को रद्द करने की मांग की गई थी। भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का पहला मैच शाम 7 बजे से लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया श्रीलंका के साथ पहले 3 T20 मैच खेलेगी। इसके बाद दोनों ही टीमों के बीच 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की कोशिश होगी कि वो अपनी शानदार लय श्रीलंका के खिलाफ जारी रखें। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। टीम के 2 स्टार खिलाड़ी दीपक चहर और सूर्य कुमार यादव चोट की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं। वहीं श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे वे भी सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कूटनीतिक तरीके से मामले को हल करने की बात कह रहे हों, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि यूके के बॉर्डर के पास रूसी सेना की नई तैनाती हुई है। इस बात की आशंका लगातार जताई जा रही है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव अब बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां पर मंगलवार को रूस ने यूक्रेन के 2 प्रांतों को अलग देश की मान्यता दे दी, तो वहीं अमेरिका और कई दूसरे देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। इस बीच अब यूक्रेन सरकार ने अपने नागरिकों से तुरंत रूस छोड़ने का आग्रह किया है। इस खबर ने तनाव को और बढ़ा दिया है। यूक्रेन की सुरक्षा परिषद ने रूसी आक्रमण के बढ़ते खतरे के जवाब में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। यूक्रेन के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि आपातकाल की स्थिति 30 दिनों तक चलेगी और इसे अगले 30 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन के अस्थायी रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों में स्थिति पर चर्चा के लिए बैठक की गई। वहीं सत्र में यूक्रेन के विदेश मंत्री ने इसे विश्व युद्ध 2 के बाद से यूरोप में सबसे बड़ा सुरक्षा संकट बताया। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुतेरेस ने यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों की तैनाती के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन की आलोचना की। यूक्रेन तनाव के बीच भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। इस मुलाकात में रूस यूक्रेन संकट और भारत और फ्रांस के बीच राजनयिक, आर्थिक और रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने पूर्वी यूरोप में तनाव कम करने के लिए मैक्रों की कोशिशों की सराहना की है। पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के ट्रक ड्राइवर्स के प्रोटेस्ट को खत्म होने के बाद देश में लगी इमरजेंसी को हटा दिया है। यह आपातकाल ट्रक ड्राइवरों और लोगों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लगाया गया था। ट्रक ड्राइवर्स और लोग वैक्सीन की अनिवार्यता का विरोध करने के लिए ओटावा में जुटे हुए थे। यूक्रेन में युद्ध हालात के बीच एयर इंडिया के 2 और विमान यूक्रेन जाएंगे। एयर इंडिया के विमान आज और 26 फरवरी को उड़ान भरेंगे और भारतीयों को लेकर वापस लौटेंगे। इसके पहले मंगलवार देर रात एयर इंडिया का विमान 242 छात्रों को लेकर दिल्ली लौटा। वहीं स्वदेश लौटने वालों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंका के बीच यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे विदिशा की सृष्टि विल्सन के परिजनों की चिंता बढ़ गई है। सृष्टि के परिजन सीएम और पीएम हेल्पलाइन नंबर में वतन वापसी की गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई भी पहल नहीं हुई है। इधर यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच एयर इंडिया का एक विमान 242 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा। वहीं यूक्रेन से आज भी एक फ्लाइट छात्रों को लेकर लौटेगी। एमपी के 2 छात्रों की भारत वापसी हो चुकी है। वहीं भोपाल के हर्षित और इंदौर के आयुषी वापस लौट आए हैं। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 43 करोड़ 1 लाख के पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 59,36,000 के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 35 करोड़ 85 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 6 करोड़ 56 लाख के पार पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 219 नए मरीज सामने आए। वहीं राहत की बात यह है कि कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। प्रदेश में 24 घंटे में 526 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 2289 पर पहुंच गई है।
मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 690 नए मरीज सामने आए, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,629 पर पहुंच गई। 24 घंटे में 1,231 मरीज डिस्चार्ज होकर घर लौटे। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,629 पर है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 176 करोड़ 44 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 96 करोड़ 42 लाख से ज्यादा पहला और 78 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरा डोज लगाया गया। वहीं 1 करोड़ 84 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज लगाए गए हैं। एमपी में 11 करोड़ से ज्यादा और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 65 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी दौरे पर हैं। आज भी वो चुनाव प्रचार करेंगे और शाम 6 बजे रायपुर लौटेंगे। इसके पहले कल उन्होंने 5वें चरण के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग 2 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। राजधानी रायपुर में आज से विद्युत नियामक आयोग में जनसुनवाई शुरू होगी। ये सुनवाई 2 दिनों तक जारी रहेगी, जिसमें नए वित्तीय साल में बिजली दर तय करने के लिए चर्चा की जाएगी। वहीं विद्युत विभाग से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भोपाल के दौरे पर रहेंगे। सिंधिया आज राजधानी भोपाल में होने वाली बीजेपी की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं देर शाम सिंधिया दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी मिशन 2023 की तैयारी को लेकर आज बैठक करने वाली है। भोपाल में आज और कल बीजेपी की बड़ी बैठक होगी, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुरलीधर राव और शिव प्रकाश शामिल होंगे। वहीं बैठक में एमपी के सभी केंद्रीय मंत्री, बीजेपी सांसद और विधायक भी शामिल होंगे, जिसमें बूथ विस्तारक अभियान और समर्पण निधि कार्यक्रम पर चर्चा की जाएगी। भोपाल में सीएम शिवराज ने पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को सौगात दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 26,500 हितग्राहियों को 250 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। इस दौरान 50,000 हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया गया। इसके साथ ही 30,000 नवीन आवासों का भी भूमि पूजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर जल योजना और केंद्रीय बजट के सकारात्मक प्रभाव की चर्चा करने के दौरान जैत गांव का जन्मदिन मनाने को लेकर सीएम शिवराज की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि सभी लोगों को अपने अपने गांव का जन्मदिन मनाना चाहिए और एक साथ बैठकर गांव के समग्र विकास पर चर्चा करनी चाहिए। ग्वालियर में जैन संत मुनि विजय सागर महाराज ने सिंधिया की जल्द ही एमपी का सीएम बनने की भविष्यवाणी की। ये वाकया तब हुआ जब सिंधिया ग्वालियर में चल रहे पंच कल्याणक महोत्सव में जैन संतों से आशीर्वाद लेने पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने मुनिश्री सागर और विहर्ष से आशीर्वाद लिया। इसी दौरान मुनि विजेश ने यह दावा किया। पीसीसी चीफ कमलनाथ भिंड के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने जन आक्रोश रैली से मिशन ग्वालियर चंबल की शुरुआत की और चंबल की धरती को प्रणाम किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं आपको 15 महीने का हिसाब देता हूं, आप 17 साल का हिसाब दो। राजधानी रायपुर में आज संपत्ति कर और यूजर चार्ज वसूली के विरोध में बीजेपी प्रदर्शन करेगी। विरोध में आज भाजपा कार्यकर्ता नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के बंगले का घेराव करने जाएंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी का कहना है कि संपत्ति कर हाफ का वादा कर कांग्रेस सरकार जनता से पैसे लूट रही है। रायसेन में सड़क चौड़ीकरण में अनियमितता का आरोप लगाकर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने तहसील कार्यालय में भैंस के सामने बीन बजाकर अनोखा प्रदर्शन किया। वही प्रदर्शनकारियों ने अतिरिक्त तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर सड़क की पूर्ण निर्माण करने की मांग की है। बिलासपुर पे भाजपा पार्षद दल ने निगम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आवास आवंटन, साफ सफाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा पार्षद दल ने आज क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर निगम का घेराव किया। वहीं अल्टीमेटम देते हुए मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जांजगीर चांपा के जयजयपुर में शासकीय कन्या स्कूल को बंद करने के विरोध में छात्राओं ने मेन रोड में चक्का जाम किया, जिसके बाद जयजयपुर बाराद्वार हसौद मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित रहा। फिलहाल स्थानीय अधिकारी छात्राओं से बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। बलौदाबाजार में लोन नहीं मिलने से प्रताड़ित युवक ने जहर खा लिया। युवक के समर्थन में भाजयुमो कार्यकर्ता उतरे और मांग पूरी करने के लिए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। बलरामपुर के राजपुर में एक निजी स्कूल की लापरवाही और मनमानी के खिलाफ भाजयुमो ने प्रदर्शन किया। भाजयुमो ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में ज्ञापन सौंपा है। दरअसल 3 दिन पहले शॉर्ट सर्किट की वजह से बच्चों से भरी बस में आग लगी थी। बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन बस में कैपेसिटी से 3 गुना अधिक बच्चों को बैठा रहा है, जिस पर कार्रवाई करने की मांग की है। रायगढ़ में वकीलों के साथ हुए मारपीट के मामले में अंबिकापुर के सीतापुर में अधिवक्ता संघ ने प्रदर्शन किया। सीतापुर अधिवक्ता संघ ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। अधिवक्ता संघ ने रायगढ़ में वकीलों पर
दर्ज हुए एफआईआर को वापस लेने की मांग की है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग भी की गई। रायगढ़ में मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार की मांग को लेकर कोयला खदान प्रभावित ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि खदान को शुरू हुए 7 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन ग्रामीणों को रोजगार पुनर्वास नीति का लाभ नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों ने मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। अनूपपुर जिले के परिवहन विभाग ने 99,700 रुपए की बिजली का भुगतान नहीं किया है, जिसके चलते बिजली विभाग ने परिवहन विभाग की बिजली काट दी है। बिजली कटने से परिवहन विभाग में अंधेरा छाया हुआ है। वहीं बिजली गुल रहने से कार्यालय का सारा काम ठप पड़ा है। जबलपुर में सरकारी स्कूलों की बदहाली दूर करने के लिए कलेक्टर ने नया एक्शन प्लान तैयार किया है। सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों को आकस्मिक निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। कहा है कि जिले भर का भ्रमण कर सरकारी स्कूलों की हालत देखें और इसकी रिपोर्ट भेजें। ग्वालियर में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग हुई है। 2 पक्षों के विवाद में बदमाशों ने हवाई फायरिंग की। झगड़े की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं पुलिस के पहुंचते ही बदमाश वहां से भागने में सफल हुए। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में अब वायरल हो रहा है। ग्वालियर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। विवाद में दोनों ही पक्षों के लोग घायल हुए हैं। वहीं घायल सभी लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने दोनों ही पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं जिले के तिघरा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इंदौर की कनाड़िया पुलिस ने 6 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, लेकिन समय रहते पुलिस ने इनको धर दबोचा। पुलिस ने बदमाशों के पास से मिर्च पाउडर भी जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक 3 आरोपी बड़वानी जिले के रहने वाले हैं। बरौद पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 नाबालिग शामिल है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 स्कूटी, 1 बुलेट, 4 बाइक भी बरामद की है। कई जगहों पर सैकड़ों सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस इन आरोपियों तक पहुंची। वहीं आरोपी सुनसान जगहों पर वारदात को अंजाम देते थे। चाइल्ड पॉर्न पोस्ट करने के एक मामले में कांकेर के युवक प्रवीण साहू को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल युवक ने इंस्टाग्राम में एक चाइल्ड पॉर्न वीडियो पोस्ट किया था, जिस पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय की शाखा एनसीआरबी ने छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय को साइबर टीम लाइन भेजी थी। खंडवा में नर्मदा नदी पर बने मोरटक्का पुल पर ट्रक ने स्कूटी सवार दंपत्ति को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दंपत्ति बड़वाह से सनावत की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। फिलहाल शवों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। वहीं पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पत्तल गांव में पेड़ से दबने से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दंपत्ति पेड़ काटने के लिए जंगल गया था। कटाई के दौरान पेड़ महिला के ऊपर गिर गया और दबने से महिला की मौत हो गई। बगीचा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। आगरमालवा में अनियंत्रित होकर बाइक पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मृत्यु हो गई है, तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज उज्जैन के अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने साले के साथ अस्पताल से अपना घर नरवल जा रहा था। कबीरधाम जिले के दशरंगपुर में यात्रियों से भरी एक बस मकान में जा घुसी, जिससे घर से बाहर बंधे 2 मवेशियों की मौत हो गई है। वहीं घर में मौजूद लोग बाल बाल बच गए। बस में मौजूदा यात्रियों को भी चोट आई है। बताया जा रहा है कि बस बिलासपुर से कवर्धा जा रही थी। इसी दौरान दशरंगपुर गांव में यह हादसा हुआ। बिलाईगढ़ में स्कूटी को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। वहीं हादसे में स्कूटी सवार एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर चक्का जाम किया। मामले में पुलिस ने आरोपी ट्रेलर चालक को गिरफ्तार कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर 2 युवकों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पंजाब कॉलोनी में रहने वाला इंजीनियर 2 साल से बेरोजगार था और उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी, जबकि दूसरे युवक के घर भी कोई नहीं था। पत्नी और बच्चे बाहर गए हुए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंडला के अतरिया बीच में मादा बाघ शावक की मौत हुई है। क्रमांक 91 में वन विभाग के अमले को गश्ती के दौरान शावक का शव मिला। फिलहाल वन विभाग ने शावक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार कर दिया है। वहीं डीएम के मुताबिक कटीली घास का चिरा शावक के दिल तक पहुंचने के कारण उसकी मौत हुई।